नमस्कार। चलती रहे ज़िंदगी इस बेहतरीन दूरदर्शन कार्यक्रम में मैं उपलब्ध सक्सेना आप सभी का और आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, ज़िंदगी चलती रहे, हम यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, हम ज़िंदगी के हर एक पल को जीवंत तरीके से जीते रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहना। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वस्थ रहने में अगर मैं ये ऐड कर दूं कि पूर्णतः स्वस्थ रहना, अब उसमें मैं पूर्णतः जब बोलता हूं तो क्या बात मैं कर रहा हूं? आत्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये आज के इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आत्मिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात करूं तो इसका अगर एक वर्ड में, एक शब्द में अगर मैं आपको जवाब देना चाहूं कि ये किससे प्राप्त हो सकता है, तो ये उपहार हमने सिर्फ हमारे पास नहीं रखा बल्कि पूरी दुनिया को दिया, और वो शब्द और वो उपहार है योग का। एक बार योग के लिए तालियां एक बार हो जाए पहले, उसके बाद बात करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, करें योग रहें निरोग, और इसमें कहने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप योग करते हैं तो आप डेफिनेटली निरोगी काया को प्राप्त करते हैं। और पहला सुख निरोगी काया, ये भी हम बहुत आमतौर पे सुनते हैं। तो आज योग के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या पहलू हैं, कैसे हमने इस उपहार को पूरी दुनिया को दिया है, कैसे दुनिया भर में योग किया जाता है स्वस्थ जीवन शैली को पाने के लिए। और इसी कड़ी में मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सभी के बीच में योग गुरु, योगाचार्य श्री कुलभूषण बैराठी जी का। एक बार तालियां कुलभूषण जी के लिए जोरदार हो जाए। आपको बताना चाहता हूं, योगाचार्य कुलभूषण जी को महामहिम राज्यपाल द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, स्टेट गवर्नमेंट से भी अवार्ड दिया जा चुका है। करीबन 30 सालों से आप योग कर रहे हैं, लोगों को करा रहे हैं। और कुलभूषण जी, आपको बताना चाहता हूं, जब आपके बारे में जाना, जब पता चला तो बहुत ही एक ऐसी बात पता चली जो दिल पे को छू गई। 12-13 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चे सोचते हैं कि वो क्या आगे करियर में करेंगे, प्रतिस्पर्धा का एक दौर होता है, स्कूल में पढ़ाई करते हैं। आपने वहाँ से योगा को अपना पैशन बनाया, क्योंकि आप चाहते थे कि आप खुद ही नहीं बल्कि आप दुनिया में सबको स्वस्थ रहने का ये मंत्र सिखा सकें। एक बार इस बात के लिए तालियां बजाइए प्लीज। डॉक्टर युगल किशोर चौधरी जी, आपके नाना जी, जिन्होंने 1936 में, आपको बताना चाहता हूँ, 36 किताबें लिखी थी योग पे और नेचुरोपैथी पे। वहाँ से आपने भी इंस्पिरेशन लिया और उसके बाद में आज आपका ये मानना है कि आप सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि लोग भी योग जो ये मंत्र है इसको अपनाएं और पूरी दुनिया में स्वस्थ रहने का ये मंत्र है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। एक बार तालियां इनके लिए भी और अपने लिए भी जोर बजाएं। और साथ ही साथ में मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे बीच में आज इतने सारे लोग आए हुए हैं, आपका भी स्वागत। एक बार तालियां सभी के लिए जोरदार हो जाए। तो कुलभूषण जी, मैं आपसे जो पहला सवाल पूछना चाहता हूं, हालांकि ये कोई बहुत ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब बहुत अनकॉमन है, फिर भी योग का अगर हम अर्थ जानना चाहें तो योग क्या है? क्योंकि कई बार सिर्फ लोग उसको शारीरिक व्यायाम की तरफ से जानते हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे आ रहा है। और दूसरा, क्या इसको हम सिर्फ आसनों तक सीमित रखना चाहते हैं कि हाँ योग मतलब आसन, योगासन योग है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। योग का तात्पर्य, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोकना, उन पर नियंत्रण करना, उनको कंट्रोल करना, ये योग है। और यदि हम गीता की बात करें तो योगः कर्मसु कौशलम, जिस क्रिया से आपके कार्यों में कुशलता आती है, दक्षता आती है, तो वह भी योग है। बहुत बढ़िया। और सरल शब्दों में बात करें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। अच्छा। अपनी पवित्र आत्मा का योग उस परमात्मा से करना योग कहलाता है। और सरल हो जाएं तो आपस में एक दूसरे को जोड़ना, ये भी योग है। योग तोड़ने में विश्वास नहीं करता। योग पूरे मानव जाति को जोड़ना, उसे स्वस्थ जीवन प्रदान करना, और योग का एक ही लक्ष्य रहता है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अरे क्या बात है, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। ताली एक बार हो जाए तो बहुत बढ़िया वाला। अच्छा, जब आमतौर पे हम आजकल देखते हैं, आज की अगर जीवन शैली की बात करें, आप करीबन 30 सालों से इस योग के मंत्र को लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
स्ट्रेस आज के टाइम पे बहुत लोगों में है, और अगर हम एक कॉमन टर्म मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आमतौर पे हम सुनते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट होता है। योग का उसमें कितना रोल है और किस तरह से योग का रोल हम देखते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? अभी आपने प्रश्न पूछा था कि क्या आसन ही योग है? जी। ऐसा नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बतलाया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। तो आसन उसमें एक तीसरी स्थिति है, ठीक है। अपने शरीर को सुंदर सुडौल बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में जो आपने अब भी प्रश्न किया, जैसे प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, वो एक प्रकार से हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट है। यदि आप प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो न केवल आप दीर्घायु को प्राप्त करेंगे, आप स्वस्थ जीवन को लंबे समय तक प्राप्त करेंगे। अच्छा। और स्वाभाविक क्रिया ऐसी होने लगेगी आपके भीतर कि किसी प्रकार का स्ट्रेस, चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए, आप तनाव की स्थिति में आएंगे ही नहीं। प्राणायाम से, ध्यान से मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद, अनिद्रा, अति निद्रा, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, नेत्र ज्योति का कमजोर होना, श्रवण शक्ति का कमजोर होना, सूंघने की क्षमता को कम होना, ये क्या है, ये कुछ इस प्रकार के रोग होते जाते हैं धीरे धीरे, जिससे कि आदमी तनाव में आने लगता है। किसी भी प्रकार का कोई रोग होता है तो निश्चित रूप से तनाव में आता है। लेकिन जब आप इनको आसनों का, प्राणायामों का और ध्यान का अभ्यास करते हैं, करना नियमित पड़ेगा, विधिवत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक दिन 5 दिन कर लिया उसके बाद में छोड़ दिया, जी अब मैं स्ट्रेस मेरे को नहीं रहेगा। इसे आप अपनी दिनचर्या में अपनाइए तो निश्चित रूप से आप बड़ी सरलता से, सहजता से स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करेंगे। अभी आपने शुरुआत में बतलाया कि करे योग रहे निरोग। जी। ये आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया कि यदि आप योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। और पहला सुर निरोगी काया। तो हमारा जीवन में यदि हमारे पास धन है, मकान है, परिवार है, इनके होते हुए भी यदि हम स्वस्थ नहीं है तो जीवन का आनंद नहीं होता। इसलिए पहला सुख प्राप्ति करने के लिए मेरा तो यही आह्वान है कि आप योग करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ व्यक्ति ही सब कुछ अर्जित कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात हमारे सामने आई है कि देखिए योग करना आपके मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो हम मानते थे ना कि सिर्फ आसन करना है, तो वो सिर्फ आसन जैसे बताया कि वो एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो एक सिर्फ पार्ट है। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, और ये आज से नहीं हज़ारों सालों की बात हो रही है। और जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक और पर्सनालिटी हमारे बीच में आई हुई, मैं आपसे उनको ज़रूर मिलाना चाहता हूं। एक RAS ऑफिस हमारे बीच में है, डॉक्टर प्रीति शर्मा, डायरेक्टर हैं फाइनेंस में पुलिस हेडक्वार्टर में। एक बार तालियां मैम के लिए जोरदार हो जाएं। प्रीति मैम, मैं आपके पास इसलिए आया क्योंकि जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो एक पुलिस की एक ऐसा ही जॉब होती है, 365 डेज 24/7, तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक स्ट्रेस रहता होगा। योग आप कितने सालों से कर रहे हैं और कैसे उस स्ट्रेस से योग आपको निकालता है? मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में कार्यरत हूँ, डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर हूँ। और आप सही कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, लेकिन विगत 27-28 साल से मैं योग से जुड़ी हूँ, कर भी रही हूँ, करा भी रही हूँ। तो योग एक बहुत बड़ी भ्रांति है सबके अंदर कि भाई फिजिकल फिटनेस रखनी है तो योग करो आप जी। फिजिकल फिटनेस आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उससे भी आ रही है, लेकिन जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए अगर कहीं आपको चाहिए तो योग, क्योंकि योग जीवन जीने की कला है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक, नैतिक, सभी व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को निखार देती है ये योग की कला। बस हमें क्या होता है कि 2 दिन करते हैं, हम सोचते हैं हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें नियमित करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। तो मेरा भी यही रहा है कि मैं देखिए स्कूल में, कॉलेज में स्पोर्ट्स से रही, एथलीट रही, हाई जंप करती थी जी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन नौकरी में आते आते जब सब छूटे तो योग से जुड़ी, और योग से जब जुड़ी तो आज तक जुड़ी हुई हूँ, कभी छूटा नहीं योग। क्या बात है। तो चलती रहे ज़िंदगी, हंसती रहे ज़िंदगी, गलती ना करे ज़िंदगी, इसलिए योग करती रहे ज़िंदगी। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली हो जाए जोरदार, क्या बात है। तो कुलभूषण जी, क्योंकि अब ये तो सामने बात आई कि योग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं एक दिनचर्या की बात करूं तो मेरा सवाल आपसे आ रहा था कि
आम तौर पे जब 24 घंटे हमारे पास में है, सोना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, काम पे जाना भी ज़रूरी है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कितना समय और किस समय योग करना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों के मुताबिक तो हमें प्रातःकाल में भी ब्रह्म मुहूर्त के समय दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर जी योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास जी करें तो निश्चित रूप से इनके लाभ मिलेंगे। लेकिन चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो क्या रहा है कि हमारी जिंदगी बड़ी व्यस्त हो गई है, जी भागदौड़ की जिंदगी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जब भी आपको समय मिले, आसन को छोड़कर जब भी आपको समय मिले, आप प्राणायाम यानी कि श्वास को लेने और छोड़ने की क्रिया 24 घंटे करते हैं जी। तो आप प्राणायाम को जब भी आपको समय मिले आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हमारे कर्मचारी वर्ग है या व्यापारी वर्ग है, लंच टाइम होता है, उस समय 10-15-20 मिनट निकाल के उस समय प्राणायामों का अभ्यास किया जा सकता है। मेडिटेशन भी किया जा सकता है, उस समय ध्यान का अभ्यास भी किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं, उन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास हम अपने जो लंच टाइम है उस समय कर सकते हैं। शाम के समय ऑफिस से आने के बाद या अपने व्यापार का जो स्थल है वहाँ से वापस आने के बाद में आप शाम के समय ध्यान के साथ कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास भी कर सकते हैं। लेकिन करना है ये एक, जैसे हम अपने स्वस्थ जीवन के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, और एक बहुत बड़ी बात कि हम वायु को भी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो यदि आपको उसको विधिवत ऑक्सीजन को लेना है, प्राणवायु को लेना है, तो प्राणायामों का अभ्यास करें। वो एक आहार के रूप में, एक फूड के रूप में आपके सेल्स को हेल्दी बनाएगा और आप आरोग्य को प्राप्त करेंगे। कहा भी गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय्यम शरीरम। आप योग की अग्नि में अपने शरीर को तपाएंगे तो निश्चित रूप से आप पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार का कोई शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक और यहाँ तक कि कोई नैतिक स्तर आपका नहीं गिरेगा। योग में इतनी शक्ति है। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी बात सामने आई। देखिए, आइडियल अगर हम समय की बात करें तो जैसे योगाचार्य ने बताया कि आपको अर्ली मॉर्निंग करना है, लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें निरंतर करना है, मतलब डेली करना है। कोई इसमें गैप नहीं आना चाहिए कि 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया। और साथ ही साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जब योग कर रहे हों तो योग का कोई ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में मिस हो गया तो हम आफ्टरनून में नहीं कर सकते हैं, इवनिंग में नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा समय स्पेसिफिक नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ में आज ऑडियंस के तौर पे आए हुए हैं, तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं माया यादव, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर, आयुर्वेदिक पंचकर्मा में थेरेपिस्ट हूँ। तो मेरा एक सवाल है जी कि जैसे कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, उसके लिए कौन से योगा करना चाहिए? अच्छा सवाल है। कमर दर्द, घुटनों में दर्द या फिर कंधों में दर्द काफ़ी लोगों को रहता भी है। जी जी, बैठ जाइए आप। थैंक यू। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हमारी जीवन शैली इस प्रकार से बन गई है और हमारा खान पान, हमारा आहार इस प्रकार का हो गया है कि उसकी वजह से हमारे गर्दन में, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम आ जाती है। घुटनों में दर्द का हो जाता है। वर्कलोड की वजह से या कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करने से सर्वाइकल भी होता है, कमर दर्द भी होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ आसन हैं, तो हम उन आसनों का अभ्यास करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन से आसन को किस प्रकार से करना चाहिए। उससे निश्चित रूप से आपको इन रोगों से निजात मिलेगी। और जो ये पीड़ा है, चाहे घुटने के दर्द की हो, चाहे कमर दर्द की हो, चाहे कंधों के दर्द की हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये आपको आई थिंक रेगुलरली करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है और अभी यहाँ पर क्रिया भी करके बताई जाएगी। और कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहता है तो? जी सर, मैं राजस्थान पुलिस से राजेंद्र सिंह। मेरा सवाल ये है सर, हम योग के साथ में डाइट क्या प्लान कर सकते हैं या डाइट क्या ले सकते हैं सर? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा राजेंद्र जी आपने। योग करना जितना आवश्यक है, उतना ही योग का अधिकतम लाभ हमें मिले, इसके लिए आहार, सात्विक आहार लेना, समय पर आहार को लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप आज की यदि परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो जंक फूड ज़्यादा लोग, बच्चे विशेषतः नई जनरेशन जो है जंक फूड का प्रयोग कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। जी।
और अभी एक तरफ तो आपने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया या कुछ आसनों का किया और उसके बाद में आप समोसे पराठे से नाश्ता कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए आपका नाश्ता? आप अंकुरित, जिसे स्प्राउट्स बोलते हैं, अंकुरित लीजिए। मूंग है, मोठ है, चना है, मूंगफली है, मेथी है, इनको अंकुरित करके सुबह के आहार में इनको लीजिए। ड्राई फ्रूट्स यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए। लिक्विड के साथ शुरुआत करनी चाहिए। लिक्विड में चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, आपको छाछ लेना है, दही लेना है, जूस लेना है, फलों का रस लेना है। दोपहर का भोजन बड़ा सात्विक रखिए। यदि आपको 3 रोटी की चपाती की भूख है तो आपको 2 चपाती लेनी है। थोड़ा पेट को खाली रखिए, जिससे कि आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवली काम कर सके, सही तरीके से काम कर सके जी। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करेगा तो जो आहार आपने लिया है, तो जो उससे ऊर्जा बनी है, वो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। तो इसी तरह शाम का भोजन है। सायंकालीन भोजन में आप जहाँ तक संभव हो सूर्यास्त से पूर्व अपना भोजन कर लें। ऐसा भी नहीं करना इधर भोजन किया और तुरंत सोने के लिए चले गए, तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं बल्कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो सोने के समय में और भोजन के समय में 2 घंटे का समय रखें। और मेरा तो अनुरोध रहेगा कि आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेवें, शाकाहारी भोजन लेवें, मांसाहारी भोजन से बचें, ठंडा बासी भोजन नहीं करें। आप एक बात यहाँ आज एक बात समझ के जाएं कि जो आप ग्रास मुंह में ले रहे हैं, बस ये देख लें कि क्या ये मेरे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, क्या ये मेरे शरीर को फायदा करेगा या नुकसान करेगा। यदि आपने इतना सोच लिया तो निश्चित रूप से आप सात्विक आहार ही लेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। वो भोजन आपके लिए अमृत का कार्य करेगा। एक बार तालियां हो जाए इस बात पे, बहुत बढ़िया। तो आपके सवाल से और आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि ये बहुत ज़रूरी है सबने आज जाना कि जब आप एक भोजन ले रहे हैं तो आपको ये सोचना है क्या ये मेरे लिए सही है। अगर आप ये सोचते हैं तो भी बहुत हद तक आपको जवाब मिल जाएगा। खुद का कहते हैं ना, एक खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि हाँ ये क्या मेरे लिए सही है, और अगर वो सही लगता है आपको तो उसको ज़रूर खाएं। और बाकी योगाचार्य ने बताया कि हमें क्या खाना है। और कोई हमारा बीच में जी सवाल और भी हैं, आज बहुत सारे सवाल आए हैं आपके लिए। जी नमस्ते सर, मेरा नाम अनुलिका अग्रवाल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि कॉर्पोरेट जॉब में बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, कभी कभी 9-9 घंटे की सिटिंग होती है हमारी, तो उसके लिए जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल। तो आप क्या मुझे योग क्रियाएं बता सकते हैं जो घर पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, जिनका थोड़ा हार्ड वर्किंग रहता है, लंबी सिटिंग होती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम जैसे स्लिप डिस्क की है, बैकएक की है, ऐसी ही समस्याएं आती हैं। तो अभी हम आपको कुछ आसन कार्यक्रम के अंत में बतलाएंगे किस तरीके से कुछ आसनों का करना है। उनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है और आई एम श्योर बहुत सारे ऑडियंस जो हमें घर पे भी देख रही है उनके मन में भी ये सवाल आया होगा, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन है कि हम लोग 8, 9, 10 घंटे की सेटिंग जॉब करते हैं। तो अभी बस थोड़ी देर में आप लोग भी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आसन आपको भी अपनाने हैं और डेली इनको करना है। और कोई सवाल अगर हमारे युवा साथी करना चाहें? जी नमस्ते सर, मेरा नाम प्रिया गुप्ता है, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा सवाल है कि योग करते समय क्या डू और डोंट्स होने चाहिए, जैसे कि एक महिला और पुरुष का शरीर अलग अलग होता है, तो कौन से योगासन है जो महिला को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बैठिए, बहुत सुंदर। देखिए, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न इन्होंने पूछा है जी। बड़ी एक भ्रांति रही है जिसे कि कुछ साधु संतों ने अभी दूर किया है कि महिलाएं जो हैं योग या आसन या प्राणायाम नहीं कर सकती। तो मेरा सीधा सीधा सा जवाब है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, 24 घंटे हम श्वास लेते हैं ना, तो प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन गर्भावस्था के दौरान और मासिक धर्म के दौरान जैसे कपालभाति है, जैसे बाह्य प्राणायाम है और जैसे कोई भी आसन है, वो हमारी माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। और किसी इसके अलावा जो शरीर से सक्षम है जी, हर प्रकार से कोई आसन कर सकती हैं, उन्हें उन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको कमर दर्द है तो आगे की ओर झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी को हर्निया की शिकायत है तो ऐसे व्यक्ति को पीछे की ओर झुकने वाला आसन नहीं करना चाहिए।
किसी को सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर्स है, तो उन्हें चिन लो, गर्दन को आगे झुकाने वाला आसन नहीं करना चाहिए। कोई हाई बीपी का या हार्ट का पेशेंट है तो उन्हें श्वास अंदर या बाहर नहीं रोकना चाहिए। ऐसी कुछ सावधानियों का ध्यान में रखते हुए पुरुष और महिलाओं में कोई भेद नहीं है, सबको करना चाहिए। इतना जरूर बतलाना चाहूँगा कि हमारे पुरुष भाइयों में होती है पौरुष ग्रंथि, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और माताओं बहनों में हटके होती है गर्भाशय और ओवरी। तो उनसे संबंधित जैसे कपालभाति कर दिए तो दोनों को लाभ मिलेगा, पुरुषों को भी मिलेगा और माताओं बहनों को भी मिलेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ प्रतिबंधित नहीं है, केवल ये गर्भावस्था के समय मान लीजिए आपने किसी माँ बहन ने आसन कर लिया तो वो नुकसानदायक हो सकता है। यद्यपि उसके लिए कुछ आसन हैं तो वो हम आपको किसी और कार्यक्रम में बतलाएंगे कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूरदर्शन का हम हर समय प्रयास रहता है कि आप तक एक सही जानकारी पहुंचाए, और इसी जानकारी के रूप में आज आप देख पा रहे हैं कि हम आप तक ये जो जानकारी पहुंचा रहे हैं कि ये कोई भेदभाव नहीं करना है। जब हम अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जब हम योग की बात कर रहे हैं, जो हमने दुनिया को ये मंत्र सिखाया है, तो फिर ये भेदभाव नहीं करना है कि ये पुरुष ही कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा बताया कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है गर्भावस्था में, या जो चीज़ें बताई योगाचार्य ने उनका ध्यान रखते हुए आप दोनों इसको कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे और भी सवाल होंगे। एक और कन्फ्यूजन रहता है, जैसे अभी ये रहता है कि पुरुष कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती। इसी तरह से एक और चीज़ लोग बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, जैसे आपने कहा था ध्यान केंद्रित करना, आपने अभी बताया था कि लंच के समय आप कर सकते हैं। तो लोग मेडिटेशन और योगा, क्या ये सेम है या ये डिफरेंट है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग इन दोनों टर्म्स को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कि हमें मेडिटेशन करना है, योगा करना है। देखिए, मेडिटेशन यानी कि ध्यान जो है अष्टांग योग की 7वीं सीढ़ी है जी। और एक जो योग करने वाले साधक है वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, यानी कि आसनों का अभ्यास कर आप पारंगत हो जाएं, उसमें निपुण हो जाएं। फिर है चौथा प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे बॉडी की रेसिस्टेंस पावर कहा जाता है, उसे बढ़ाएं। फिर प्रत्याहार आता है, ये ध्यान की ओर लेके जाता है। फिर धारणा की स्थिति आती है, वो और आगे की ओर ले जाती है हमारे को ध्यान की ओर प्राणायामों के माध्यम से। यानी कि प्रत्याहार और धारणा प्राणायाम और ध्यान के बीच सेतु का काम करते हैं। अच्छा, वहां तक हमें पहुंचाने का काम करते हैं। अब ध्यान क्या है कि ध्यान अष्टांग योग की 7वीं सीढ़ी है। ठीक है। और उसके बाद में समाधि अंतिम सीढ़ी आती है। ध्यान क्या है? अक्सर हम ये बोलते हैं बेटा ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से लिखना, ध्यान से सोना, ध्यान से खाना, ध्यान से रहना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से ध्यान बहुत काम आता है। ध्यान से देखना। यानी कि हम उसकी चित्त की एकाग्रता को जी एक स्थान पर, एक बिंदु विशेष पर जो काम आप कर रहे हैं जी उसमें लगी रहे, ये इसके लिए उसको सचेत करना चाहते हैं। तो ध्यान यही है क्या कि जब किसी समय विशेष पर जो कोई कार्य किया जाए उसमें लीन होना, ये ध्यान है। ध्यान रखिए कि ध्यान करना है, तो ध्यान जो है वो करना है, क्योंकि ध्यान करने से आपका ही जो है बेनिफिट होने वाला है। कोई और साथी हमारे साथ जो है कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी राधे राधे सर, मेरा नाम रजत प्रजापति है। सर मेरा आपसे एक सवाल ये था कि आज की जो युवा पीढ़ी है सर, उनके लिए सबसे सामने फेस ये करना होता है कि अब अपने करियर को लेकर या स्टडी को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सर वो डिप्रेशन का एक सामना करना पड़ता है। सर योग के माध्यम से डिप्रेशन को कैसे कम किया जा सकता है सर, उसके बारे में कुछ? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स पढ़ाई के दबाव में, आप कह सकते हैं सोसाइटियल दबाव होता है। तो मैं डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक मेंटल स्टेट होती है कि एक दबाव महसूस होता है, उसके बारे में। जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आसन, प्राणायाम और ध्यान, यदि इसका नियमित और विधिवत अभ्यास किया जाता है, नियमित करना है, रेगुलर करना है, ऐसे नहीं 5 दिन किया उसके बाद ने छोड़ दिया, और विधिवत जो उसको करने की विधि है उसके अनुसार करना है। हर आसन का, हर प्राणायाम का, और यहां तक कि ध्यान की भी विधि है। जी ठीक है। यदि आप विधि से करेंगे तो निसंदेह निश्चित रूप से आप डिप्रेशन, जिसे मानसिक अवसाद कहा जाता है, उससे मुक्त होंगे। और यदि फिर भी नहीं हो रहा तो एक भ्रामरी प्राणायाम, अभी हम यहाँ के आपको करवाएंगे, आपको एक भ्रामरी प्राणायाम है, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इनका अभ्यास करते हैं। डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप लंबे गहरे श्वास लेते हैं, तो उससे भी क्या है, मस्तिष्क के जो सेल्स हैं वहां तक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन पहुंचती है। और जब मस्तिष्क के सेल्स को प्राणवायु मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी,
तो वो हेल्दी जनरेट होंगे। जब हेल्दी जनरेट होंगे तो वहाँ के टिश्यूज हेल्दी बनेंगे, आपका ब्रेन बिल्कुल हेल्दी रहेगा, डिप्रेशन की या अनिद्रा ऐसी कोई शिकायत आएगी नहीं। और ध्यान एक ऐसी चीज है जो कि आपके को डिप्रेशन क्यों होता है? जहां आपके भीतर नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। तो ध्यान एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा अभ्यास है जो कि आपकी नकारात्मकता को समाप्त करता है, फिर आप सकारात्मकता की ओर जाने लगते हैं। प्राणायाम भी एक उसी का पार्ट है। जी, तो और कोई युवा साथी या कोई साथी हमारे साथ जी सवाल लेकर के आए हैं, और ये बहुत अच्छी आपने बात बोली है बाय द वे। जी नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम रोहन शेखावत है। सर मेरा आपसे एक सवाल था कि भारत ने दुनिया को जो स्वस्थ रहने के लिए योग के रूप में एक उपहार दिया है, अगर हमें योग में करियर बनाना हो तो क्या करना चाहिए? आज के युवाओं का ना ये कहीं ना कहीं रहता है कि इसमें करियर क्या है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर से भी उसको जोड़ते हैं, और ऑब्वियस ही बात है कि दुनिया में आज योग प्रचलित है। बहुत अच्छा सवाल है आपका बाय द वे। जी, मैं दूरदर्शन के इतने लोकप्रिय कार्यक्रम चलती रहे जिंदगी के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय की स्थापना कर इस ओर एक इतना बड़ा कदम उठाया है कि जो योग में एमए कर रहे हैं, यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय से भी करवाया जा रहा है, डिप्लोमा भी करवाया जा रहा है, और अब ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं। पहले इसके लिए लिमिटेड क्षेत्र था, ऋषिकेश और हरिद्वार। अब आज की तारीख में अपने देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां योग के लिए एमए नहीं करवाया जा रहा हो, योग में पीएचडी करवाई जा रही है। और अभी राजस्थान सरकार ने आपने ध्यान दिया होगा कि हर एक डिस्पेंसरी में, हर एक चिकित्सालय में एक योग शिक्षक की नियुक्ति की है। तो करियर की आप चिंता नहीं करें, निश्चित रूप से इस ओर हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी सकारात्मकता के साथ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो योग में एमए पीएचडी करेंगे जी, वो निश्चित रूप से बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, और यदि मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है जी, तो प्राइवेटली मैं कम से कम यहाँ जयपुर में ऐसे 10, 20, 25 लोगों को जानता हूं जो आज योग के माध्यम से 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं प्रतिमाह। तो आजीविका का साधन बनाने के लिए योग बहुत बड़ा करियर आपका बनने जा रहा है इससे। तो आप तो योग करें, स्वयं स्वस्थ रहें, दूसरों को सिखाएं, और उन्हें भी यही प्रेरणा दीजिए कि आप योग करते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें। उससे आपका मेडिकल का खर्चा भी बचेगा, ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार निरंतर किए जा रहे हैं। पहले तो इसके लिए एक बार जोरदार दिल से ताली बजा दीजिए। और जैसा कि आपने बताया कि आज ये सिर्फ ये सीमित नहीं है किसी ऋषिकेश या हरिद्वार में, पूरी भारतवर्ष में इस तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और ये क्यों चलाए जा रहे हैं? क्योंकि जैसे अभी आपका सवाल भी ये था कि जो ये गुरु मंत्र दिया गया है भारत द्वारा, जो ये तोहफा दिया गया, उपहार दिया गया है भारत द्वारा, तो ये अपने आप में बताता है कि जब भारत ने दिया है तो भारत उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है एक तरह से, कहीं ना कहीं, कि हम खुद इतने परिपक्व हों, सशक्त हों कि हम दुनिया तक ये बात पहुंचा सकें। और जब आप दुनिया तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा? आप उसको एज ए करियर बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात, एक बार तालियां जोरदार हो जाएं सर के लिए भी। बहुत बढ़िया। और कोई युवा साथी अगर कोई सवाल पूछना चाहिए, सर की तरफ सवाल आ रहा है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेश, मैं SDRF राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूँ। सर हमारे पुलिस के जवानों की ये देखने में आता है कि हमारे जवान जो हैं वो लंबी ड्यूटी करते हैं जी, और लंबी ड्यूटी के साथ में वो हार्ड ड्यूटी भी करते हैं। तो इसके चलते उनकी जो दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त रहती है, और अस्त व्यस्त रहने के कारण उनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, दूसरा वो माइंडली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए हम कौन सी योग क्रियाएं करें जिससे वो माइंड डिप्रेशन से बाहर निकलें और अपना संतुलित जीवन वो जी सकें? कौन सी डाइट लें, कौन सा आहार लें जिससे वो अपना दिनचर्या जो ठीक तरह से चला सके? सर मेरे हिसाब से इसका इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि जैसे कम समय होता है, जब पुलिस की आमतौर पे जब देखी गई है कि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता, और जब आप डिज़ास्टर रिलीफ की बात करें तो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है। तो कम समय में कौन सा योग किया जाए जिससे कि वो जो निरोगी काया वाली बात हो रही है वो हम कर सकें? मेरे ख्याल से वो शायद आप जानना चाह रहे हैं। जी जी। तो इसमें आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार से क्या होगा कि आपके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आपने 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे कई बार ड्यूटी करते हैं। मैं आप लोगों के बारे में, आपकी ड्यूटीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, क्योंकि SDRF से मेरा पुराना संबंध है। आप लोगों का
जो ड्यूटी रहती है, कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई और ऐसी स्थिति में आप घर से निकले और कब वापस आए, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं होता जी। यहाँ तक कि भोजन की भी व्यवस्था कई बार आप लोगों की नहीं बैठ पाती, मैं परिचित हूँ इस बात से। जी। तो आपको करना क्या है, हम 24 घंटे श्वास तो लेते ही लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि लंबे श्वास लेने, जब भी आपको समय मिले लंबे श्वास लीजिए। जब आप लंबे श्वास लेंगे तो क्या होगा कि आपके श्वासों के माध्यम से आहार के रूप में आपके फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। और हमारे जीवन का आहार, देखिए मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा, आप और हम सब भोजन के बिना रह सकते हैं कुछ समय के लिए, जल के बिना रह सकते हैं, परिसर, मकान, वस्त्र के बिना रह सकते हैं। हमारे जैन ऋषि मुनि तो वस्त्र के बिना रहते ही, आप लोग सब लोग जानते हैं, उनका कोई छत भी नहीं होती है। तो ऐसा बोला भी जाता है, ना उनका कोई छाता होता है ना कोई खाता होता है। तो अपन इन सब चीज़ों के बिना रह सकते हैं, वो जीवित रहते हैं, बहुत अच्छा सात्विक जीवन रहता है उन लोगों का। लेकिन हम एक पल भी प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन या प्राणों के बिना नहीं रह सकते। तो इसके लिए क्या है, जब भी आपको ऐसा लगे कि थकावट महसूस हो रही है या बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो डीप ब्रीदिंग, उसे संस्कृत में भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं, उसका अभ्यास कीजिए। उससे आपके क्या एनर्जी वापस आएगी बॉडी में। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, मैंने 10 घंटे ड्यूटी करी है, मैं भूल चुका हूँ उस चीज़ को। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, उससे भी आपको ऐसा लगेगा। और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो निश्चित रूप से आप मानसिक तनाव से भी मुक्त हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे किसी चीज़ की और की आवश्यकता अब नहीं है, मैं मानसिक तनाव से और शारीरिक थकावट से मुक्त हो चुका हूँ। एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक नई उमंग के साथ प्रफुल्लित होकर आप काम को करेंगे। देखिए, योग तो अपना काम करता ही है, जैसे आपने बताया कि आप डीप ब्रीदिंग करें या जो आपने प्राणायाम वगैरह जो बताया वो करें, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये कि वो होता है ना सोच भी, जब आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद भी कॉन्फिडेंस पाते हैं कि हाँ मैंने वापस से अपने आप को एनर्जेटिक किया, तो वो सोच भी कहीं ना कहीं बहुत काम आती है। तो बहुत अच्छा सवाल था आपका। और कोई युवा साथी या कोई आइए जी। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम नितेश योगी है, मैं महर्षि दयानंद कॉलेज जयपुर से योगा टीचर का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल एक उम्र के बाद हाइट रुक जाती है, तो मैं इसके कारण जानना चाहता हूँ और हाइट बढ़ाने के लिए कौन से आसन करने चाहिए। दुखती रग पे कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत सारे लोगों की। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कि कुछ तो आनुवांशिक कारण होते हैं, जिसे अपन जेनेटिक रीजन बोलते हैं ना, वो भी होता है। फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ के पेरेंट्स की हाइट कम है लेकिन बच्चे अच्छी हाइट ले लेते हैं, या कुछ के बच्चे पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है, बच्चे छोटे रह जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बतलाना चाहूँगा, आप सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लंबाई, आपकी हाइट बढ़ेगी। और रनिंग करें, रनिंग किसी अच्छे ट्रैक पे ही करें, अन्यथा घुटनों में दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो इससे निश्चित रूप से आपकी लंबाई, शरीर की लंबाई बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आप सुंदर अच्छा दिखाई दोगे, सुडौल शरीर बनेगा, ये पक्की बात है। सर, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल अभी किया है, बहुत सारे व्यूअर्स सुंदर शरीर, सुडौल, तो ये कहीं ना कहीं, बट इसके लिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप जो योग है उसको निरंतर करें, और साथ ही साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे बताया गया, कि सही जगह पे ट्रैक आपका जो हो वो प्रॉपर हो। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो कि वो बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपको घुटनों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और 27-28 साल 30 साल से जब योगा आप करते हैं तो आपको दिखता है कि फिटनेस का एक अलग ही बेंचमार्क स्थापित करते हैं। अभी कुलभूषण जी आप बता रहे थे कुछ योग ऐसे पद्धति हैं या जो कुछ योग आसन है जो आप दिखाना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। बहुत उत्साहित हैं हमारी ऑडियंस, व्यूअर्स सभी लोग, कि वो देखें कि वो कैसे उनको बेनिफिट कर सकता है। तो आप किसको बुलाना चाहते हैं, कौन यहाँ पर वो करना चाहेगा? जी प्रीति जी, आप दोनों आ जाइए। एक बार तालियां इनके लिए जोरदार हो जाएं। अभी जैसे अंत में बच्चे ने प्रश्न पूछा योगी ने कि लंबाई बढ़ाने के लिए जी, तो मैं तीनों बहनों से निवेदन करूंगा कि जरा प्लीज ताड़ासन का अभ्यास करके बताएं। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए, इंटरलॉक करें हाथों की अंगुलियों को, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, पैरों के पंजों के बल पर किसी भी एक पॉइंट पर
किसी एक बिंदु पर एक टक लगातार देखना है, श्वास को अंदर रोकते हुए रुकें। इससे बच्चों की लंबाई बढ़ेगी और इससे सबसे बड़ा लाभ एक और होना है, जिन बच्चों को या जिन लोगों को कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। मल विसर्जन के लिए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बॉडी के एक्सक्रेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए यह आसन, जिसे हम ताड़ासन कहते हैं, इस आसन में शरीर की आकृति ताड़ वृक्ष होता है उसकी तरह लंबी हो जाती है, इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। श्वास को छोड़ते हुए वापस। ऐसा ही एक और आसन है जी, वृक्ष आसन करेंगे। अपने बाएं पैर को सीधा रखें, दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को दाएं जंघा मूल से स्पर्श करा दें। दोनों हाथों को दाएं बाएं इस प्रकार से लाइए। अब श्वास को भरते हुए ऊपर किसी एक बिंदु विशेष पर देखिए। ये मन की चंचलता को भी दूर करता है, लंबाई तो बढ़ाएगा। आपका मन क्या है, 24 घंटे में अनेकों अनेक असंख्य विचार आते हैं, तो वो विचार कम होंगे, स्थिर होगा आपका मन, उससे आपके चित्त की एकाग्रता बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये वृक्ष की भांति स्थिर हो गए आप, जैसे फिक्स रहता है ना पेड़, वैसे हो जाएंगे आप। तो इससे आपका मन भी शांत रहेगा, आपकी लंबाई भी बढ़ेगी, पेट भी आपका सही रहेगा और बहुत उपयोगी। वापस एक बार दूसरे पैर से भी करके बतला दीजिए। तो यानी एकाग्रता बढ़ाने के लिए सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं बल्कि योगा में भी आसनों में भी। जी, बहुत बढ़िया। वापस। इसके बाद में एक बहुत ही सुंदर आसन है, पेट के बल लेटकर, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न आया कि कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, तो मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि सामने मंच की ओर, इधर सामने की ओर सिर करते हुए आप लोग एक बार पेट के बल मकर आसन की स्थिति में लेट जाइए। देखिए बहुत ही सुंदर आसन है भुजंग आसन। दो प्रकार से करके आपको बतला रहे हैं, ये कमर के दर्द को, कंधों के दर्द को, गर्दन के दर्द को, जैसा कि आप लोगों का प्रश्न था जी, अभी सवाल आया था। हाँ जी, तो दोनों हथेलियां अपने स्कंधों के पास लाकर रखें, एड़ियां मिला लीजिए और कोहनियां भूमि से स्पर्श करा दें। श्वास को भरते हुए केवल वक्षस्थल तक का शरीर ऊपर की ओर उठाकर ऊपर की ओर देखें, ऊंचाई की तरफ। बहुत ही सुंदर, एड़ियां मिली रहेंगी। श्वास को अंदर होल्ड करके रखेंगे, अभ्यंतर कुंभक के साथ करेंगे। डाउन, नीचे आ जाइए श्वास को छोड़ते हुए, हथेलियां कंधों के पास ले आइए और इसी आसन की हम दूसरी क्रिया करेंगे, जिसमें हम श्वास को भरते हुए नाभि तक के शरीर को ऊपर की ओर उठाकर ऊपर की ओर देखेंगे। देखिए भुजंग आसन इसका नाम है। भुज यानी सर्प, सर्प यानी स्नैक जिसे बोलते हैं, स्नैक पोज भी बोला जाता है इसको, उसकी जैसी आकृति बनती है शरीर की, इसलिए इसे सर्पासन, भुजंग आसन कहा जाता है। श्वास को अंदर रोकना है। ये आप देख रहे हो गर्दन के पूरे खिंचाव को निकालता है, कमर के खिंचाव को निकालता है, कमर के लिए बहुत उपयोगी है। स्लिप डिस्क के लिए ने प्रश्न किया था, तो स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी ये आसन है। वापस। और सबसे अच्छी बात कुलभूषण जी ये है कि ये आप कहीं भी कर सकते हैं, मतलब ये आसन ऐसे नहीं कि आप घर पे नहीं कर सकते हैं या आप जहाँ पर कार्यस्थल है वहाँ नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक आसन और बतलाना चाहूँगा, कुछ लोगों को पेट की समस्या रहती है। मैं तीनों बहनों से अनुरोध करूंगा कि एक बार वज्रासन में बैठे, वज्रासन से पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। दंडासन की स्थिति में बैठिए। वज्रासन भोजन करने के बाद मात्र एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद भी आप कर सकते हो। तो वज्रासन की स्थिति में आइए। मैं प्रीति जी से अनुरोध करूंगा, उधर चेहरा कर लेंगे पीछे की तरफ, ताकि पीछे की स्थिति का भी पता चलता रहेगा। घुटनों को ओवरलैप नहीं करना और सामने हाथ को खींच के। खाना खाने के बाद में, विशेषतः डिनर करने के बाद में, रात्रि का भोजन करने के बाद में कम से कम 5 मिनट तक आप इस प्रकार से बैठें, तो आपको कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की, अपच की, एजेंट की, अतिसार की, संग्रहणी की कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका पाचन तंत्र पूरा सक्रिय होकर कार्य करेगा। ये बहुत उपयोगी आसन है। वापस। और आपने बताया खाने के बाद कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम डिनर की बात करें। जी,
तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया गया, एक्सप्लेन किया गया आसनों के बारे में। इनके लिए एक बार तालियां जोरदार बनती है, बहुत बढ़िया। अब मेरा ये कहना, आपका जी। एक प्रश्न था जी कि भी ऑफिस में बैठकर कैसे कर लें। जी तो ऑफिस में किए जाने वाले सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जो है, एक बार आप लोग सुखासन में बैठ जाइए और दोनों हाथों को सामने की ओर लाइए। फिर प्रीति जी जो है अपने हिसाब से सामने की ओर दोनों हथेलियों के लिए, हाथों के लिए किए जाने वाले सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं देखिए सामने। ये इस प्रकार से करेंगे, हाथों के लिए बहुत उपयोगी है। 5 बार कर लीजिए। फिर मुट्ठियों को बंद करके गोलाकार मिलाकर गोलाकार घुमा लीजिए। फिर दोनों हाथों की 10 अंगुलियों का कुंज बनाकर यहां शोल्डर्स पे लाकर रखें। स्कंद संचालन का अभ्यास कर लें। तो जो काम करने से ऑफिस में, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कहीं पे आप लोग हो, पुलिस वाले हों, तो जो ऑफिस में काम करने से थकावट, ये कंधों की सारी थकावट आपकी दूर हो जाएगी। इनकी जकड़न खुल जाएगी, कंधे आपके जकड़ेंगे नहीं। इसको बोलते हैं स्कंद संचालन की क्रिया। इसी प्रकार से अक्सर क्या होता है, गर्दन में जकड़न आ जाती है। तो ग्रीवा शक्ति के लिए देखिए, श्वास को भरते हुए हम गर्दन को ऊपर करते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा एक साथ। वापस आगे की ओर ले आइए। अपना दायां कान बीच में आके रुकिए, उसके बाद दायां कान दाएं कंधे के पास लाने का, तो इधर की तरफ कई बार खिंचाव हो जाता है आप लोगों को, तो उससे निजात मिलेगी। बाईं तरफ भी कीजिए। फिर गर्दन को दाईं ओर मोड़ते हुए दाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखें। ये गर्दन के लिए बहुत उपयोगी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं। आपको सर्वाइकल नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, गर्दन में जकड़न नहीं आएगी। दूसरी साइड में इसी प्रकार गर्दन को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाइए। और अंत में आपको एक बहुत ही उपयोगी, आपको सबको करना है, इसे बोलते हैं हम बटरफ्लाई। पहले भद्रासन की स्थिति में आए, भद्रासन की स्थिति में आ जाइए और एड़ियों को अपनी बॉडी से टच कर दें और जैसे तितली उड़ती है वैसे करेंगे, तो आपके हिप जॉइंट्स की जकड़न सारी खुल जाएगी नीचे पैरों तक की। ये आपको सभी को करना है। सभी लोग, हर एज ग्रुप के बच्चे हों, प्रौढ़ हों, युवा हों, वृद्ध हों, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जी, वे लोग भी इसको कर सकते हैं। बस कमर को सीधा रखना है। इन आसनों में से यदि कुछ आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम। जो अभी हम एक बात कर रहे थे, जैसे अभी एक SDRF से भी एक सवाल आया था कि समय कम होता है, तो वो एक आ रहा था सवाल कि जो कम समय में हम आसन कर सकते हैं वर्क प्लेस पे या फिर कहीं पे, उनमें से कोई आप आसन ये जो ने करके बताएं, ये सारे कम समय के हैं। अब प्राणायाम और बतला देता हूँ। एक बार सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। देखिए डीप ब्रीदिंग आप सब लोग जानते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम को कैसे करना है। आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, ऐसे झुक के नहीं बैठेंगे। झुक के बैठेंगे तो लंग्स सिकुड़ जाएंगे, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। सीधा बैठेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो कीजिए एक बार, 5 बार करके बताइए। लंबे गहरे श्वास आप लोग भी कर सकते हैं, हम सभी लोग करने की कोशिश करते हैं। लंबा गहरा अच्छी चीज़ है ये स्वास्थ्य के लिए। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। श्वास लीजिए लंबा गहरा, फेफड़ों में भरें, पेट को नहीं फुलाना। पेट में नहीं जाती है ऑक्सीजन, फेफड़ों को जरूरत है। 5 बार लंबा गहरा श्वास ले लीजिए, छोड़ दीजिए। जितना समय श्वास को लेने में लगा उतना समय श्वास को छोड़ने में लगाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस आपका ध्यान श्वास को लेने पर और छोड़ने पर रहना चाहिए। श्वास को भीतर की ओर लिया, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। श्वास को बाहर की ओर छोड़ा, मेरे शरीर के सारे रोग दोष शरीर से बाहर आ रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा? आप आरोग्य को प्राप्त करेंगे, कोई रोग नहीं होगा। रुक जाइए, कपाल भाती करवा रहा हूं आपको जी। देखिए कपाल भाती में क्या करना है, श्वासों को बाहर की ओर एक प्रेशर के साथ छोड़ते हैं तो पेट की दीवार पीछे पीठ की दीवार को स्पर्श करती है। करें आप लोग। इसमें एक बहुत ही सरल टेक्निक आप लोगों को सिखा देता हूं कि यदि हम एक ही फूंक में कैंडल को बुझाने का प्रयास करें, देखिए मेरी तरफ, तो पेट अपने आप अंदर जा रहा है। इसको हटा दीजिए, इसको मुंह से नहीं करके नाक से करें।
तो ये आपका कपालभाति बहुत ही सहजता से, सरलता से हो जाएगा। किसी से सीखने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत उपयोगी है ये कपालभाति प्राणायाम। ये आपके बॉडी के मिडल पार्ट में जितने मेन ऑर्गन्स हैं, आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, पुरुष भाइयों में प्रोस्टेट ग्लैंड, माताओं बहनों में गर्भाशय से संबंधित समस्त रोगों से मुक्ति दिलाता है। करना आपको पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा, विधिवत करना पड़ेगा। अगला प्राणायाम आपको बतला रहा हूं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हमारे शरीर के भीतर क्या करता है। हमारे शरीर में दो मुख्य है नासिका, एक ये ईड़ा है, इसे सोम नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। शरीर में शीतलता पहुंचाती है। इसके विपरीत उष्ण नाड़ी, सूर्य नाड़ी कहते हैं, गर्मी पहुंचाती है। शरीर की तासीर दो प्रकार की होती है, एक ठंडी, एक गर्म। तो इनको सम करने के लिए जीवन में भी समभाव, जय पराजय, दिन रात, सर्दी गर्मी, मान अपमान, हर स्थिति में इस योग को करने वाला, इस प्राणायाम को करने वाला समभाव में रह गया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो प्रभावित नहीं होगा इन चीजों से। इसको करने की विधि, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाईं ओर से श्वास लीजिए, बाईं नासिका को बंद करें, दाएं से छोड़ दें, दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़ दीजिए, फिर दाएं से लें, बाएं से छोड़ दीजिए, बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़ दें, विश्राम। और अंत में मैंने आपको एक भ्रामरी प्राणायाम बतलाया था, उसका 2 मिनट के लिए अभ्यास, 1 ही मिनट के लिए अभ्यास, क्योंकि मानसिक तनाव वाली बहुत बार बात आई है आप लोगों के बीच से कि मानसिक तनाव से, मानसिक अवसाद से मुक्ति पाने के लिए। तो इसके लिए करने के लिए आपको दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को बंद करना है, अपनी तर्जनी को ललाट पर लाकर रखना है, मध्यमा और अनामिका को नाक पर, कनिष्ठिका को भी नाक पर, और लंबा गहरा श्वास लेंगे और भंवरे के उड़ने जैसी, भ्रामरी प्राणायाम भंवरे के उड़ने जैसी ध्वनि आती है, इसलिए इसको कहते हैं। तो 3 एक बार कर दीजिए बस आप तेज वॉल्यूम में। इस भ्रामरी प्राणायाम का आप अभ्यास विषम संख्याओं में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21 तक जितना आपके पास समय उपलब्ध हो आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां प्लीज जोरदार हो जाएं। कुलभूषण सर, एक होता है कि सवाल का जवाब देना, मेरे भी सवाल आए, बहुत सारे यहाँ पर जो ऑडियंस है उन्होंने जवाब आपसे सवाल किए। एक होता है कि उसको करके दिखाना कि उसका सल्यूशन क्या है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया गया और आई एम श्योर आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा। एक बार वापस से तालियां जोरदार हो जाएं। तो आप लोगों ने भी जिस तरह से आज हमें क्रियाएं दिखाई, बहुत कुछ हमें सिखाया। एक बार इन लोगों के लिए तालियां हो जाएं जोरदार। अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, तालियां जोरदार हो जाएं। तो कुलभूषण जी, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने जो क्रियाएं बताई उससे बहुत स्वास्थ्य को लाभ होगा, ये तो कंफर्म ही है। और इन क्रियाओं को मैं सभी से गुजारिश करूँगा घरों पे भी आप ज़रूर करें। और कोई अगर सवाल आप पूछना चाहें अभी जी। सर मेरा नाम निरंजन सैनी है। सर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अक्सर सर हम देखते आ रहे हैं कि लोगों को ज़्यादातर मरीज अपने क्या तो हार्ट अटैक से प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनको पैरालिसिस जैसी समस्या ज़्यादा हो रही है कि कोविड के बाद 3-4 साल से मतलब अपन रेशो निकाल तो 50 to 50% इन 2-3 बीमारियों को अधिकतर रेशो आते हैं। सर क्या सर अब इन बीमारियों को योगा से कोई सोल्यूशन है? अगर सोल्यूशन है तो ऐसी कौन सी क्रिया करें जो इनका सोल्यूशन हो सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राय इसे भ्रांति कहें या सत्यता है, अभी इस पर निर्धारण नहीं हो पाया है कि कोविड के बाद में कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी है, लेकिन इसका कोई ऐसा सत्यापित अभी तक आंकड़ा आया नहीं है। तो फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि हृदय रोगियों को और जिन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है उन्हें सरल आसनों के साथ साथ, सरल आसन, जटिल आसन नहीं, सरल आसनों के साथ साथ प्राणायामों का अभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए। क्योंकि प्राणायाम जो हमारे है, प्राणायाम से हमारे हृदय की जहाँ तक बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्राणायाम के माध्यम से बिल्कुल सक्रिय होता है, सबल होता है। और जो धमनियाँ बंद हो जाती हैं प्राणायाम का अभ्यास करने से उनको रिलीफ मिलता है, वे खुलने लगती हैं और हृदय रोग की या हृदय घात की संभावनाएं ग्रेजुअली कम होती जाती हैं। इसी तरीके से पैरालिसिस की जहाँ तक प्रॉब्लम है, अधिकांश लोगों को बीपी के शूट अप होने की वजह से ये होता है।
तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमारा भ्रामरी प्राणायाम बहुत उपयोगी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगी है, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी है, ध्यान और भी ज़्यादा उपयोगी है। तो इनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से इस रेशियो को हम कम कर सकते हैं। तो एक और सवाल और आखिरी सवाल हम लेंगे क्योंकि समय कहीं ना कहीं हमें रोकता है। जी, कोई और सवाल पूछना चाहें? जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम पायल मीणा है, मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैंने आधुनिक युग के अंदर जितने भी युवाओं को देखा है, वो लोग एक मेंटली इस चीज़ को लेके कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मैं डिप्रेशन में हूँ, इस चीज़ को लेके वो एक जिम को वो एक सहारा बनाते हैं कि यहाँ जाने से मैं मेंटली एक सही हो जाऊँगा, या फिर उनके माइंड में ये सब चीज़ें रहती है कि मेरे लिए एक माइंड के लिए एक पीसफुल जगह है। बट उनको सर मैं योगा के अंदर खींचना चाहती हूँ, तो उनको मैं कैसे प्रेरित करूँ उस चीज़ से कि वो वहाँ आए, योगा के अंदर आए? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि युवावस्था एक, चाहे वो हर एक के साथ रहती है, ये स्थिति दो रास्ते दिखाती है हमारे को। एक हम सही रास्ते की तरफ जाएं, एक गलत रास्ते। जिम गलत रास्ता नहीं है, ठीक है। जिम में जाना, जिम में आप अपने मसल्स को बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मसल्स मजबूत होना इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है। बॉडी आपकी इतनी स्ट्रांग दिखे इतना ज़रूरी नहीं है, जितना कि आपका मस्तिष्क, आपका मन और उसके साथ साथ आपकी सोच जी उतनी स्वस्थ हो। सोच से मेरा तात्पर्य है आपके भीतर सकारात्मकता हो। यदि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है और नेगेटिव है तो वो, और ये उसी की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो चीज़ें आती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एग्रेसिव होना, एंजाइटी है जी, ये उसका परिणाम है। तो आपको योग में आप खींचने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक न एक दिन आप सफल होंगी और आपको अपना प्रयास करना चाहिए। आज देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने योग की शुरुआत की तो वहाँ एक दो लोग आते थे, क्योंकि कुछ व्यवस्था होती है कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते। आज वहाँ हजारों लोग योग सीख रहे हैं। क्या बात है। तो जहाँ सच्चाई होती है छिपी हुई नहीं रह सकती। तो आप योग कीजिए, करवाइए, रिजल्ट आएंगे, निश्चित रूप से आए। बस उनकी सोच को बदलने का प्रयास जरूर करें कि आपको पॉजिटिव होना है। बहुत बढ़िया। कुलभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, और धन्यवाद आप सभी का भी इस तरीके से सवाल पूछने के लिए, क्योंकि करोड़ों लोगों को ये जो आपकी बातें हैं, जो आपके सवाल हैं और जो आज जवाब मिले हैं, लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद आज के कार्यक्रम सम्मिलित होने के लिए। और आप लोग भी इन क्रियाओं को आपको निरंतर करना है। इनको जब आप निरंतर करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, और अपने आप को स्वस्थ बना करके आप क्या कर सकते हैं? हिट इंडिया, फिट इंडिया। तो अगर आप हिट हैं तो इंडिया ज़रूर फिट है। फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम में। चलती रहे ज़िंदगी, आप इस तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस स्वस्थता के मंत्र को पूरी दुनिया में फैलाते रहें। तालियां एक बार जोरदार हो जाए।